हाय वेलकम गाइस। हमारा चल रहा था ओवरहेड्स, हमने स्टार्ट किया था। ओवरहेड्स का कुछ हमने बेसिक देखा था। उसके पहले ज़रा बात कर लेते हैं हमारा एक बार सिलेबस कैसा कितना बचा है और कब तक कंप्लीट होगा। तो देखो, अभी हमारा जो मेजर बड़ा टॉपिक था, जो मटेरियल था, वो कंप्लीट हो गया, लेबर कंप्लीट हुआ, ओवरहेड्स कंप्लीट हो गया। ये तीन ही टॉपिक ऐसे थे जो काफ़ी ज़्यादा समय लेते और काफ़ी बड़े थे। अब इसके बाद जैसे कि जो टॉपिक्स बचे, एबीसी कॉस्टिंग, ये 3 to 4 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा। कॉस्ट शीट 1.5 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम 2 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। यूनिट कॉस्टिंग 2 घंटे में। जॉब कॉस्टिंग 2 से 3 घंटे में। मतलब इसके आगे अब जितने भी टॉपिक्स है वो हमारे ज़्यादा बड़े नहीं हैं, काफ़ी छोटे छोटे टॉपिक्स है। देखो, अभी हमारा कॉस्टिंग में कैसा क्या है कि सिर्फ मटेरियल, जस्ट अ मिनट ना, सिर्फ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, ये तीन ही टॉपिक्स हमारे बड़े हैं। इसके बाद में जो भी हमारे जैसे कि सर्विस कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ये जितने भी मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग है ना, ये काफ़ी छोटे छोटे लेक्चर टॉपिक्स है। मतलब 2-2 दिन में सारे टॉपिक्स हो जाएंगे। तो ये छोटे टॉपिक्स कवर करने को हमें सिर्फ 10 to 12 डेज लगेगा। ठीक है, आज का डेट है हमारा 23 जुलाई। ओवरहेड्स बड़ा है लेकिन फिर भी संडे को, बाय संडे हम ये ओवरहेड्स ख़त्म कर देंगे। एंड बाय 10th of August आपका कॉस्टिंग का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 10th of August आपका कॉस्टिंग का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अभी से हम कंप्लीट ऐसा करेंगे कि टिल सैटरडे मैं अवेलेबल नहीं हुई, इसलिए टिल सैटरडे मैं आपको ओवरहेड्स की रिकॉर्डिंग दूंगा। जितना होगा उतना ठीक। संडे को हम ओवरहेड्स लाइव ले लेंगे। ठीक है, संडे से हम ओवरहेड्स लाइव ले लेंगे। और मंडे से हमारा जो डिसाइडेड था, इवनिंग 6 बोलो या 5 बोलो, इवनिंग 6 से लेके 8, अराउंड 2 आवर्स का हम लाइव बैच लेंगे। ठीक है, जिसमें कि हमारा जो भी टॉपिक चल रहा है ओवरहेड्स के बाद में जो भी रहेगा, एबीसी कॉस्टिंग वगैरह, वहाँ से हम बाय सीक्वेंस चालू कर देंगे। उसी के साथ साथ मैं अलग से आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करूँगा। जैसे कि जो भी आपका पीछे का जो सेकंड मॉड्यूल है, उसमें से कोई दूसरा टॉपिक मैं रिकॉर्ड करना चालू कर दूँगा। ठीक है, तो साइमल्टेनियसली मेरी डेली 1 to 2 आवर्स की रिकॉर्डिंग चलती रहेगी। और जो चल रहा है हमारा बैच, वो सीधा जूम में रेगुलर कंटिन्यू होता रहेगा। ठीक है, तो जैसे ही मेरा अराउंड 10 to 15 आवर्स का रिकॉर्डिंग हो जाता है, या जैसे कोई एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है रिकॉर्ड होना, तो वैसे ही मैं वो एक टॉपिक भी आपके साथ शेयर कर दिया करूँगा। तो मतलब बेसिकली ऐसा होगा कि आपकी बैच चल रही है 2 आवर्स की, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ 3 to 4 आवर्स। ये 2 आवर्स आपको डेली जूम पे मिल रहा है, और बचा हुआ 2 आवर्स का मैं रिकॉर्डिंग कर लूँगा। और जैसे ही हमारा एक एक टॉपिक रिकॉर्ड होना कंप्लीट, जैसे एक एक टॉपिक मेरा रिकॉर्ड होता जाएगा, मैं वो आपको पोस्ट कर दूंगा। तो अगर ऐसा करते हैं तो हमारा सिलेबस 7 to 8 अगस्त तक के कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 10th अगस्त भी नहीं, अगर डेली मेरा 4 आवर्स का रिकॉर्डिंग हुआ, मतलब 2 आवर्स का लाइव बैच और 2 आवर्स का रिकॉर्डिंग हुआ, तो अराउंड 8 अगस्त हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एट द मैक्स वर्स्ट सिनारियो में हमारा 15th अगस्त के पहले कॉस्टिंग कैसे भी कंप्लीट हो ही जाएगा। अगर ये रिकॉर्डिंग नहीं भी करूँ, डेली लाइव भी ले लिया, तो 15th अगस्त तक हमारा हो जाएगा। बस अब हमें करना ये है कि लाइव 2 आवर्स लेना है, या फिर जो भी, अगर जैसा भी हमें लाइव बोलो या रिकॉर्डिंग बोलो, हमारा 2 to 3 आवर्स का लेक्चर डेली होना चाहिए। बस ये ओवरहेड्स का टॉपिक हमारा थोड़ा ऐसे ही चलेगा जैसा अभी तक चल रहा था, स्लो, क्योंकि ये टेक्निकल है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, लेकिन इसके आगे के जितने भी टॉपिक है, सर्विस कॉस्टिंग वगैरह, वो सारे इजी टॉपिक्स है। 1.5 दिन 2 दिन, 2 दिन में एक एक टॉपिक कंप्लीट होता जाएगा हमारा। ठीक है, इजी टॉपिक है, एक जैसे ही सवाल है, सब में 2-4-5 ही क्वेश्चन आंसर्स है। तो आगे का सिलेबस हमारा एकदम फटाफट होने वाला है। मॉड्यूल 2 हाफ टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। हाफ टाइम में मॉड्यूल 2 हो जाएगा। अगर आप प्रीवियस बैच के स्टूडेंट से भी बात करते हो, तो हमारा 40-45 डेज में पूरा बैच कंप्लीट हो गया था।
40-45 डेज में पूरा कॉस्टिंग कंप्लीट हो जाता है। लेकिन ये बैच में एक्चुअली इशू ये आ रहा है कि एक तो हमारा फेस टू फेस बंद है। फेस टू फेस बंद होने की वजह से क्या हो रहा है कि इनिशियली तो टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे, फिर बाद में ऐसा हो रहा है टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, प्रॉपर ऐसा कुछ कमिटमेंट है नहीं कि कितने बजे बैच लेना है, कोई स्टूडेंट्स है नहीं, तो वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है प्रॉपरली, या लाइव नहीं आना हो रहा है, या रिकॉर्डिंग हो भी रही है तो फिर उसमें टेक्निकल इशू आ जा रहा है, कभी साउंड नहीं आ रहा है तो कभी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कभी वीडियो लैग हो रहा है, तो इसलिए इतना डिले हुआ। लेकिन आज से आई प्रॉमिस कि एक भी दिन गैप नहीं रहेंगी, और अराउंड 10th अगस्त हम 100% ट्राई करेंगे पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की। एक्चुअली ये जो पहले के 3 टॉपिक थे ना, ये काफ़ी टेक्निकल थे, इसके पहले हमने कभी कॉस्टिंग पढ़ा नहीं था, इसलिए ये टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक्स थे, इसके पहले हमने कभी कॉस्टिंग पढ़ा नहीं था। लेकिन अभी इसके आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं ना, इसमें हमें नया कुछ नहीं सीखना है, जो मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स पढ़ा है ना, उसी का इसमें अप्लीकेशन है, तो ये जो बेसिक्स टॉपिक्स थे हमने फर्स्ट टाइम पढ़ा था, इसलिए इसमें टाइम लगा। ये आगे के सिर्फ मेथड्स है, इसमें भी कुछ नहीं, हर क्वेश्चन नया है, आपको बस क्वेश्चन देखना है और उसे सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। इसमें ऐसा कोई जैसा कि हमारा कोई रूल होता था, ऐसा रूल रेगुलेशन कुछ नहीं है। मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन इज़ अ मैटर ऑफ चॉइस, मैं हमेशा बोलता हूँ। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऐसा फॉर्मूला लगा के ही सॉल्व करना है, बस आपको क्वेश्चन पढ़ना है और अल्टीमेटली आपको कॉस्ट निकालना है, मतलब अगर आप कॉस्टिंग क्लास नहीं भी करते हो, सिर्फ आप एक ही आपका गोल रखते हो कि कॉस्ट निकालना है, तो भी आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स इजीली जम जाएंगे। तो हम ट्राई करेंगे 10th अगस्त तक के हमारा सिलेबस कैसे भी कंप्लीट हो जाए। बस यही एक टॉपिक बड़ा था, मतलब ये 3 ही टॉपिक बड़े बच्चे थे, बाकी सारे टॉपिक्स इजी है, छोटे छोटे हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हमारा ओवरहेड चल रहा था, अभी ओवरहेड आगे बढ़ते हैं। अब ये ओवरहेड में भी ये जो थेरी है ना, जो हमने अभी तक पढ़ी या अभी आज जो पढ़ने वाले हैं, वो आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझा तो पैनिक मत होना, क्योंकि ये थेरी बहुत इतनी खास लिखी नहीं है, अंडरस्टैंडेबल नहीं है इजीली, लेकिन इसका थेरी का कुछ भी रिलेवेंस नहीं है, मतलब कंसेप्ट समझ लो। जब आप ये आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो न्यूमेरिकल में आपको समझ ही जाएगा कि कैसे सॉल्व करता है, क्वेश्चन में ही लिखा रहता है कि अपोर्शन करना है तो कैसे करना है, तो आप डायरेक्टली अगर इसके क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व करते हो तो आपको जम जाएंगे। लेकिन हमारा काम है एक बार थेरी बता देना, इसलिए मैं थेरी बता देता हूँ। थेरी पे ज़्यादा लोड मतलब ओवरहेड्स की, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड दी है, अल्टीमेटली हमें कॉस्ट निकालना होता है और कॉस्ट आसानी से निकल जाएगा हमें। अब आप वो एकदम स्पेसिफिक वर्ड मत पकड़ना कि अलोकेशन है, कि एब्जॉर्प्शन है, कि रीअलोकेशन है, रीअसाइनमेंट है, यहाँ पे आप पढ़ने के लिए पढ़ लो, लेकिन आगे जब क्वेश्चन आंसर्स करोगे ना, उसमें स्पेसिफिकली दिया होता है कि कैसे करना है। तो हमने देखा था मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, सबसे सबसे ज़्यादा ओवरहेड्स कौन से होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स होते हैं। तो हमें मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को प्रॉपरली कैलकुलेट करके अलोकेट, एब्जॉर्ब, रीअलोकेट, रीअसाइन वगैरह करना है, ठीक है। तो हमने पहला स्टेप देखा था कि हम एस्टिमेट करेंगे, कलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें कोटेशन तो अभी देना है, प्रोडक्ट तो अभी सेल करना है, हम साल ख़त्म होने तक का तो इंतज़ार नहीं करेंगे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एस्टिमेट करेंगे कॉस्ट। एस्टिमेट कैसे करेंगे, पास्ट डेटा को देख के, पास्ट फिगर्स को देख के हम क्या करेंगे, एस्टिमेट करेंगे, ठीक है। बाद में हम असाइनमेंट करेंगे, असाइनमेंट मतलब वो कॉस्ट किस पे इनकर की है, तो उसमें बेसिक फंडा हमने क्या देखा था, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, मतलब कॉज कौन सा काम करने की वजह से खर्चा हुआ, जैसे कि परचेस का खर्चा क्यों हुआ, परचेस ऑर्डर का खर्चा क्यों हुआ, क्योंकि हमने रॉ मटेरियल बुलाया, रॉ मटेरियल क्यों बुलाया, क्योंकि प्रोडक्शन ने मांगा था, प्रोडक्शन ने क्यों मांगा था, क्योंकि उनको पेंसिल मांगना था, बनाना था। तो अल्टीमेटली जो परचेज ऑर्डर का खर्चा है वो किसके वजह से हुआ, पेंसिल के वजह से हुआ, तो ये खर्चा हम सीधा सीधा पेंसिल पे असाइन कर देंगे। दूसरा एक मेथड होता है बेनिफिट रिसीव। बेनिफिट मतलब जिसको बेनिफिट मिला, मतलब जैसे कि मैंने इसमें एग्जांपल दिया था TTMM, आप दोस्त लोग होटल में जाते हो तो जिसने जितना खाया है उतना वो बिल भर देगा, जिसने जितना खाया है वो उतना बिल भर देगा, ठीक है। बाद में हमने देखा था अलोकेशन। अलोकेशन refers to direct assignment of cost to the cost object which can be traced directly।
कुछ ऐसे खर्चे होते हैं वो जैसे कि डिपार्टमेंट वाइज हमें पता होता है या कॉस्ट ऑब्जेक्ट वाइज हमें पता होते हैं कि ये खर्चा तो इसी पे है। जैसे कि हम है, समझ लो टाटा मोटर्स, ठीक है। अब टाटा मोटर्स में कुछ खर्चा हो रहा है, वो खर्चे को देख के हम बता सकते हैं कि ये खर्चा नैनो के लिए हुआ था, इनडायरेक्ट नेचर का है लेकिन ये नैनो के लिए हुआ था, या ये इंडिका के लिए हुआ था, ठीक है। या यूँ समझ लो हम वेजिटेबल लाते हैं घर, वेजिटेबल लाते हैं तो हमें पता होता है कि वेजिटेबल का हम, या ग्रॉसरी जो लाते हैं हमें ग्रॉसरी का खर्चा पता होता है कि कहाँ हो रहा है, कि केक पे कितना हो रहा है, खीर पे कितना हो रहा है, चाय पे कितना हो रहा है, पिज़्ज़ा पे कितना हो रहा है, क्योंकि हमें पता है कि कौन सा इंग्रेडिएंट कहाँ जा रहा है। जैसे कि विनीगर हो गया या सोया सॉस हो गया, तो ये हमें पता है सोया सॉस विनीगर कहाँ है, खीर के लिए है क्या, नहीं वो पिज़्ज़ा के लिए है। तो ये हमें जो डायरेक्टली ट्रेसिएबल खर्चा है, विनीगर केक में तो नहीं डालेंगे, विनीगर खीर में भी नहीं डालेंगे, विनीगर कहाँ डालेंगे, पिज़्ज़ा में, तो ये क्या ट्रेस कर सकते हैं, तो ऐसे खर्चे हम डायरेक्ट अलोकेट कर देंगे। फिर इसके बाद अलोकेशन के बाद में भी कुछ ऐसा खर्चा बच जाता है जो हम अलोकेट नहीं कर पाते। जो हम खर्चा अलोकेट नहीं कर पाते उसको हम क्या करेंगे, अपोर्शन करेंगे। उसको हम क्या करेंगे, हम अपोर्शन करेंगे। जो डायरेक्टली अलोकेट नहीं कर पा रहे उसको हम अपोर्शन करेंगे। कैसे? कैसे? एक रीजनेबल बेसिस पे। जब आप न्यूमेरिकल देखोगे तो उसमें आपको बेसिस लिखा रहेगा कैसे करना है, और ये आगे की थ्योरी में ही लिखा है, टेबल बना हुआ है आगे थ्योरी में कहीं, ये यहाँ बना हुआ है कि अलोकेट अपोर्शनमेंट कैसे करना है, ठीक है। फिर ट्रीटमेंट एब्जॉर्प्शन। बाद में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट, जैसे कि हम 3 प्रोडक्ट बना रहे हैं, पेन, पेंसिल, इरेजर, तो कॉस्ट किस पे है, जो इनडायरेक्ट खर्चा हो रहा है वो किस पे हो रहा है, जिस पे भी हो रहा है वो उसे एब्जॉर्ब कर लेगा, वो उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। हमने अभी तक क्या किया, हमने डिपार्टमेंट पे चार्ज किया या एक्टिविटी पे चार्ज किया। अब हमें वो खर्चा पूरा प्रोडक्ट पे चार्ज करना है, ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट कितना लेगा। ये भी अभी आप क्वेश्चन आंसर्स करोगे तब आपको समझ में आएगा। फोर्थ स्टेप, देखो हमारी फर्स्ट स्टेज क्या थी, हमने क्या किया था, एस्टिमेट किया था। हमने एस्टिमेट किया था। हम जो एस्टिमेट करते हैं वो हमेशा सही होता है। कि हमने तो एस्टिमेट किया था कि 31 जुलाई को सर 31 जुलाई तक के हमारा कॉस्टिंग कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन कॉस्टिंग कंप्लीट हुआ क्या सर? नहीं हुआ। तो हमारा जो एस्टिमेट था और जो एक्चुअल था दोनों में क्या है, डेविएशन हुआ। क्या हुआ? डेविएशन हुआ। अब ये डेविएशन हुआ ना, इसको अकाउंट फॉर तो करना ही पड़ेगा ना, इसको कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट तो देनी ही होगी ना, तो वो देखते हैं। अब ओवरहेड्स के केस में क्या हो सकता है कि हमारा एस्टिमेट था 1 लाख का ओवरहेड्स होने वाला है, उस हिसाब से हमने 1 लाख को एब्जॉर्ब किया था। लेकिन रियल लाइफ में 1 लाख की जगह 80,000 का भी हो सकता है और 1,20,000 का भी हो सकता है ना। ज़रूरी नहीं ना कि जितना हमने एस्टिमेट किया था उतना ही हो, ज़रूरी नहीं, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो ऐसे केस में क्या है, जब अगर कम हो रहा है, कम एब्जॉर्ब किया, तो कम एब्जॉर्ब किया मतलब अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ, कम एब्जॉर्ब किया मतलब अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ, और ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लिया तो ओवर एब्जॉर्ब हो गया। ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लिया तो वो ओवर एब्जॉर्प्शन हो गया, कम किया तो वो अंडर हो गया। तो ये दोनों ही गलत है ना, दोनों ही गलत है। तो जो कम हुआ या जो ज़्यादा हुआ उसको आगे क्या ट्रीटमेंट देनी है, उसको आगे क्या ट्रीटमेंट देनी है और कैसे सेटल करना है वो देखेंगे। क्योंकि देखो हमने जो एस्टिमेट जो किया कि हमारा ओवरहेड इतना आना, ये कब किया, ईयर के बिगिनिंग में, और उसके अकॉर्डिंगली हमने एब्जॉर्ब किया, अलोकेट किया, रीअलोकेट किया, असाइनमेंट किया, है ना। अब ईयर एंड में हमें पता चल रहा है कि कम है या ज़्यादा है, तो देखते हैं। आफ्टर द ईयर एंड द टोटल अमाउंट ऑफ एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड इज नोन, है ना। साल खत्म होने के बाद हमें पूरा खर्चा पता चलेगा। देयर इज बाउंड टू बी सम डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स एंड दी एब्जॉर्ब। ये ज़रूरी है, मतलब ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं बोलूँगा ज़रूरी है, कभी कभी हमारा जो एस्टिमेट है सही भी हो सकता है, हमारा साल के बाद में 1 लाख का ही खर्चा हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर डिफरेंस होता है तो उसको क्या करेंगे, तो डिफरेंस एक तो अंडर एब्जॉर्प्शन होगा या फिर ओवर एब्जॉर्प्शन होगा। द डिफरेंस हैज़ टू बी एडजस्टेड कीपिंग इन व्यू ऑफ सच डिफरेंसेज एंड द रीजंस देयर ऑफ।
तो स्टूडेंट्स विल दस सी दैट होल डिस्कशन एज अबाउ इज मेंट टू सर्व द फॉलोइंग टू पर्पज। तो ये जो डिफरेंस है उसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे एडजस्ट करना पड़ेगा, जैसे कि अभी हम क्वेश्चंस देखेंगे तो क्वेश्चंस में हमें दिख जाएगा कि अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन का क्या करना है। मैं बता देता हूँ, अंडर एब्जॉर्प्शन है तो कॉस्टिंग P&L में डेबिट कर देंगे, और ओवर एब्जॉर्प्शन है तो कॉस्टिंग P&L में क्रेडिट कर देंगे। मतलब अंडर एब्जॉर्प्शन हो या ओवर एब्जॉर्प्शन हो, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू हम उसे रूट कर देंगे, ठीक है। टू चार्ज वेरियस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद एन इक्विटेबल पोर्शन ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। हमने अभी ये जो ऊपर पढ़ा ये सब क्यों किया, हमने बस ये सब इसलिए किया कि जो भी ओवरहेड्स का खर्चा है वो कहाँ चला जाना चाहिए, हमारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में ऐड हो जाना चाहिए। नहीं तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर जोड़ के दे देंगे तो ऐसा चलेगा कि नहीं, हमारे ऑफिस का भाड़ा, फैक्ट्री का भाड़ा, सिक्योरिटी का सैलरी, लाइटिंग, बिलिंग, ये सारी चीज़ें ऐड होने को होना ना, ऑडिटर्स की सैलरी वगैरह ये सब निकलने को होना ना, तो ही तो हम प्रॉफिट में आएंगे। तो ये सारा खर्चा प्रोडक्ट और सर्विस की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए, तो इसलिए ये हम ऊपर का पूरा कर रहे हैं। टू चार्ज फैक्ट्री ओवरहेड्स इमीडिएटली एज द प्रोडक्ट और द जॉब इज कंप्लीटेड विदाउट वेटिंग फॉर फिगर्स ऑफ एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स। और दूसरा, जैसे कि हमें कोई ऑर्डर आया तो हमें कोटेशन तो अभी ही देना है ना, कोटेशन तो अभी देना है, या चलो कोटेशन नहीं भी देना है, हम रेगुलर बेसिस पे प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमें उसे बेचना है, तो क्या हम साल ख़त्म होने तक रुकेंगे क्या कि हमारा ओवरहेड्स कितना हो रहा, ओवरहेड्स ऐड करते फिर उसका प्राइस डिसाइड करेंगे? नहीं, हमें तो माल बन रहा है और बनते बरोबर बेचना है, तो ओवरहेड्स का खर्चा हमें अभी के अभी पता कर लेना पड़ेगा। तो एक एस्टिमेट बेसिस पे हम जो ऊपर की प्रोसेस है वैसा फॉलो करते हैं। आगे दिया है स्टेप्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, स्टेप्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। जो ओवरहेड्स आए है उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, जैसा ऊपर पढ़ा वैसा ही है, ये कुछ भी नहीं है। देखो, एस्टिमेशन एंड कलेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, एक तो हम एस्टिमेट करेंगे और कलेक्ट करेंगे। तो कैसा होता है, हम अलग अलग हेड्स बना देते हैं, जैसे कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, पैकिंग, इंस्पेक्शन, ऐसे अलग अलग हम हेड्स बना लेते हैं। तो पैकिंग से रिलेटेड जो भी खर्चा है, जैसे कि हमने गम लाया, स्टेपलर लाया, प्लास्टिक लाया, बॉक्स लाया, या पैकिंग जो कर रहा है उसको सैलरी दी, तो ये खर्चा जो है ना, हम ऐसा एक एक खर्चा नहीं लिखते जाएंगे, हम क्या करेंगे, सीधा पैकिंग एक्सपेंसेस डेबिट, अकाउंट्स की भाषा में बता रहा हूँ मैं, पैकिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, और जो भी कैश बैंक है, तो गम लाया तो भी पैकिंग में डाल दिया, स्टेपलर लाया तो भी पैकिंग में डाल दिया। तो ऐसे हम पहले से डिसाइड कर देते हैं कि कौन से खर्चे कहाँ जाएंगे, कौन से खर्चे कौन से हेड में जाएंगे, ऐसे हम हेड डिसाइड कर लेते थे। तो इसे क्या बोलते हैं हम, स्टैंडिंग ऑर्डर, इसे हम कहते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर, कि कौन सा खर्चा कहाँ डालना है। तो ऐसा हम पहले जो भी खर्चा है, खर्चे को हम ऐसा सिग्रीगेट कर लेते हैं, अलग अलग ब्रॉड हेड में हम उसे सिग्रीगेट कर लेते हैं। या फिर बड़ी कंपनीज में तो कोडिंग चलता है, S31, S32, A40, ऐसे कुछ भी कोडिंग होता है, एग्जाम्पल दिया, ऐसे कुछ भी कोडिंग होती है, और वो खर्चा बरोबर वो कोड में डालते जाते हैं। वो कोड काय का है, वो जो कंपनी है, कंपनी को पता होता है, अपनी अपनी कंपनी अपने अपने हिसाब से कोड बना लेती है, जो जो भी है, जैसे कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को A, B, C ऐसा कुछ भी कोडिंग करते हैं, और वो खर्चा उस कोड में डालते जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जो भी खर्चा था वो सिग्रीगेट हो गया, अलग अलग ब्रॉड हेड में चले गया, ठीक है। जैसे कि हमारी प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, केशव भैया आपको पढ़ाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, तो उसमें एक एक खर्चा लिखते हैं क्या, पानी का इतना हुआ, स्टेपलर का इतना हुआ, रबर का इतना हुआ, पेंसिल का इतना हुआ, पेपर का इतना हुआ, प्रिंटिंग का इतना हुआ, नहीं, हम क्या करते हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लिख देते हैं। तो उसी तरह का है ये, समझ लो, उसी तरह का कंसेप्ट है। स्टैंडिंग ऑर्डर is a system under which a number is allotted to each item of expenses for the purpose of identification। एक नंबर allocate कर देते, कोड allocate कर देते हैं उस खर्चे को, ठीक है, सिंपल है। allocation of overheads over various department और departmentalization of overheads, एक ये दूसरा मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट,
मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, जो अलग अलग डिपार्टमेंट है वो अलग अलग डिपार्टमेंट में हम हमारे ओवरहेड्स के खर्चे डाल देते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ ओवरहेड्स। आप ये थ्योरी पढ़ लेना एक बार, और थ्योरी एग्जाम में नहीं पूछेंगे इस टॉपिक के, जनरली इस पे क्वेश्चंस ही आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन आंसर्स आपको, थ्योरी नहीं भी पढ़ोगे आप, जब क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे तो आपको जम जाएगा। ये जनरलाइज थ्योरी दी है। तो ये क्या बोलते हैं कि डिपार्टमेंट वाइज हमारे खर्चे सिग्रीगेट कर लो। अब डिपार्टमेंट में भी दो है, अगर हमारा मशीन पे कितना खर्चा हो रहा है वो देख लो, और मैन पे कितना खर्चा हो रहा है। कुछ ऑटोमेटिक अगर हमारी प्रोसेस है तो वो खर्चा मशीन आवर्स के बेसिस पे सिग्रीगेट करेंगे, और हमारा लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट है तो हम लेबर मतलब मैन के हिसाब से सिग्रीगेट करेंगे। आगे एक ग्रीन कलर का टेबल है उसमें दिया हुआ है ये बेसिस, मशीन और पर्सनल। अब ये डिपार्टमेंटलाइजेशन का बेनिफिट क्या है, एडवांटेजेस क्या है, बेटर एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंसेस। Some expenses which relate to departments will be estimated almost on an exact basis, and to that extent the accuracy of estimation of overheads will be higher. अब कैसा है, डिपार्टमेंट वाइज कर रहे हैं तो डिपार्टमेंट कर रहे हैं तो हर डिपार्टमेंट को पता है कि यार हमारे खर्चों का अंदाज रखा जा रहा है। जैसे कि अगर बोल दिया हमारी बड़ी फैक्ट्री है, अपना फैक्ट्री है समझो रौनक टेलीकॉम, ठीक है, अपन मोबाइल फ़ोन्स मैन्युफैक्चर करते हैं, तो अपना टी एंड कॉफ़ी का खर्चा, टी कॉफ़ी में सब आ गया, नाश्ता वाश्ता सब आ गया, टी एंड कॉफ़ी का अपना महीने का खर्चा है 5 लाख, फैक्ट्री का 5 लाख का खर्चा है। तो 5 लाख का खर्चा है तो है, किसी को कुछ डर नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैंने डिपार्टमेंट वाइज खर्चा निकाला, प्रोडक्शन का कितना, सेल्स का कितना, एचआर वालों का कितना, फाइनेंस वालों का कितना, सिक्योरिटी वाले का कितना, तो पता चलेगा प्रोडक्शन का 1 लाख, सेल्स का 2 लाख, एचआर का 30,000, तो ऐसा पता चलेगा। तो ऐसे केस में क्या होगा कि प्रोडक्शन वालों को लगेगा कि यार हमारा खर्चा तो अलग से देखा जा रहा है 1 लाख, तो हमें ये खर्चा कम से कम रखना है, ज़्यादा हुआ तो मैनेजमेंट हमें बोलेगा। उसी तरह एचआर बोलेगा यार प्रोडक्शन में 100 लोग हैं और 100 लोग का खर्चा आ रहा है, प्रोडक्शन में 100 लोग हैं और 100 लोग का चाय पानी नाश्ते का खर्चा 1 लाख आ रहा है, और हमारे यहाँ पे तो सिर्फ 10 लोग हैं, 10 लोग का 30,000 आ रहा है, मतलब ये जस्टिफाइबल है क्या? नहीं। इसका मतलब एचआर वाले डोमिनोज का पिज़्ज़ा बुला के खा रहे हैं या ओवर एक्सपेंस बुक कर रहे हैं। तो ये कैसा होगा, डिपार्टमेंटलाइजेशन हो गया खर्चों का। तो इससे क्या होगा कि हर कोई डिपार्टमेंट खर्च कम करने को देखेगा या ज़्यादा का खर्चा नहीं करेगा। और दूसरा ऐसा है कि हर डिपार्टमेंट से हम एस्टिमेट ले लेंगे कि भाई तुम्हारा खर्चा कितना लगने वाला है, तो हर डिपार्टमेंट अपना अपना तो एस्टिमेशन सही दे सकता है ना, तो बेटर एस्टिमेशन, ठीक है। इसे पढ़ो और भूल जाओ, मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं है, कभी कभार 100 अटेम्प्ट में एक बार इस पे थ्योरी पूछ सकते हैं, समझ गई तो वेल एंड गुड, नहीं तो इसके न्यूमेरिकल्स पे ही फोकस करो। बेटर कंट्रोल, वही जो मैंने बताया, एचआर का खर्चा 30,000 10 लोगों में और इनका 100 लोगों में 1 लाख, तो एचआर वाले तो डबल ट्रिपल खर्चा कर रहे हैं, तो कंट्रोल हो सकता है हमारा इन पे, ठीक है। असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच डिपार्टमेंट, अगर हम डिपार्टमेंट वाइज खर्चा निकाल रहे हैं तो हमें हर डिपार्टमेंट का कॉस्ट भी पता चल जाएगा कि ये डिपार्टमेंट का कॉस्ट कितना आया, मैन्युफैक्चरिंग का बोलो या उनका जो भी खर्चा है पूरा हमें डिपार्टमेंट वाइज खर्चा पता चल जाएगा। सूटेबल मेथड ऑफ कॉस्टिंग, सूटेबल मेथड ऑफ कॉस्टिंग कैन बी, और या फिर डिपार्टमेंटलाइजेशन, जब हम आगे देखेंगे यूनिट कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, तो उसमें यही मेथड यूज़ की जाती है, कौन सी, डिपार्टमेंटलाइजेशन की मेथड। तो देखो ये जो पहले 3 टॉपिक है ना, पहले 4 टॉपिक है ना, ये एकदम जनरलाइज टॉपिक है, इसमें एकदम बेसिक्स है। जब आप आगे के टॉपिक्स देखोगे ना वो बहुत ईजी लगेंगे आपको, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें कुछ भी नहीं, हमें डायरेक्ट कॉस्ट निकालनी होगी, ठीक है। अपोर्शनिंग ओवरहेड एक्सपेंसेस ओवर वेरियस डिपार्टमेंट, वही जो हमने ऊपर देखा ना, अपोर्शनमेंट, ये जो देखा ना हमने, एब्जॉर्प्शन, रीअपोर्शनमेंट, अलोकेशन, एप्रोप्रिएशन, अपोर्शनमेंट, ये जो बातें देगी ना वो कैसे करनी है, देखो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको इम्पॉर्टेंट लिख दो और एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ के जाना है। ये न्यूमेरिकल्स पूरे इसी पे बेस्ड है, ये हमारा इम्पॉर्टेंट है।
तो जो ओवरहेड जो है हमारे, वो हमें अपोर्शन कैसे करना है, उसको अपोर्शन कौन से बेसिस पे करते हैं वो हम देख रहे हैं, अपोर्शनमेंट। तो जैसे कि हमारा ओवरहेड का खर्चा है और उसका बेसिस है, रेंट है, तो रेंट कैसे करना चाहिए, आपको क्या लगता है? आंसर मत देखो। रेंट का जो खर्चा है वो आप कैसे खर्चा बुक करोगे, या लाइटिंग का है, या फायर प्रिकॉशन का, या एसी का है, ये खर्चे कौन से बेसिस पे चार्ज करोगे? तो देखो, रेंट काय पे लगता? प्रॉपर्टी पे लगता। जितनी बड़ी प्रॉपर्टी उतना ज़्यादा रेंट, है ना? जितनी ज़्यादा प्रॉपर्टी उतना ज़्यादा रेंट। लाइट, जितनी ज़्यादा जगह उतना ज़्यादा लाइट लगेगा या जितनी बड़ी जगह उतनी ज़्यादा एसी लगेंगी, उतना ज़्यादा कूलिंग लगेगा, या कश्मीर में उतना ज़्यादा हीटिंग लगेगा। तो ये भी काय पे होगा? स्पेस, है ना? पहला भी था स्पेस। फायर प्रिकॉशन, बड़ा फैक्ट्री है तो ज़्यादा फायर एक्सटिंग्विशर्स लगाने होंगे, है ना? ज़्यादा फायर एक्सटिंग्विशर्स लगाने होंगे, ये भी अगेन हो गया स्पेस। एयर कंडीशन भी स्पेस पे था। तो ओवरहेड, ये जो खर्चे है ये कहाँ जाएंगे? फ्लोर एरिया, कितना स्क्वायर फीट है या कितना स्क्वायर मीटर है उस पे। और वॉल्यूम ऑफ डिपार्टमेंट, वॉल्यूम ऑफ डिपार्टमेंट क्यों? एसी के लिए। जब आप एसी परचेस करने जाते हो तो एसी वाला पूछता है कि आपका रूम कितने स्क्वायर फीट का है, तो वो, और हाइट कितनी है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट पूछता है वो, है ना? लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। तो वो वॉल्यूम निकालता है और वो हिसाब से आपको बोलता है 1 टन का एसी लो, या 2 टन का एसी लो, या 1.5 टन का एसी लो। ठीक है। अब ये जो लाइटिंग है, लाइटिंग का एक मेजरमेंट और क्या लग सकता है आपको? कितने लाइट पॉइंट्स है, मतलब कितने लाइट्स लगे हुए हैं, कौन से डिपार्टमेंट में कितने लाइट्स लगे हैं, जिस डिपार्टमेंट में जितने लाइट्स लगे हैं उतना वो हिसाब से उसका बिलिंग। ठीक है। अगला देखते हैं, परक्विजिट्स। परक्विजिट्स, लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, टाइम कीपिंग एक्सपेंसेस, पर्सनल ऑफिस एक्सपेंसेस, सुपरविजन, ये सारे क्या लग रहे हैं आपको, ये किस पे डिपेंडेंट है? जब क्वेश्चन में लिखा रहेगा टाइम कीपिंग का खर्चा या पर्सनल ऑफिस का खर्चा, तो किस में डालोगे आप, किस पे लग रहा है ये? नंबर ऑफ वर्कर्स, जितने ज़्यादा वर्कर्स उतना ज़्यादा वो, उतना ज़्यादा वो। हम क्या कर रहे थे, देखो अलोकेशन कर रहे हैं। तो जैसे कि हमारा 1 लाख का खर्चा आया, काय का? ये परक्विजिट्स का बोलो या ये टाइम कीपिंग वगैरह का। ठीक है। और डिपार्टमेंट है हमारे पास ए, बी और सी, 3 डिपार्टमेंट है। तो ये 1 लाख हमें ये 3 डिपार्टमेंट में क्या करना है? अलोकेट करना है। तो ये अलोकेट कैसे करेंगे? जाहिर सी बात है, ये जो डिपार्टमेंट था टाइम कीपिंग, उसने क्या किया? टाइम, लोगों का अटेंडेंस मेंटेन किया, तो उसको महीने का 1 लाख का खर्चा आया। तो हम क्या करेंगे? कौन से बेसिस पे देख लेंगे कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉई है, क्योंकि ये जो खर्चा है किस पे हुआ? कॉस्ट एंड बेनिफिट देखा ना हमने ऊपर। बेनिफिट किसको हुआ? कॉस्ट कितनी लगी? 1 लाख। क्यों लगी? क्योंकि हमने टाइम कीपिंग किया। किसका टाइम कीपिंग किया? ए का, बी का और सी का। तो ए में कितने लोग हैं, बी में कितने लोग हैं, सी में कितने लोग हैं, वो नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स के बेसिस पे हम अलोकेट करेंगे। शिवानी, ये शायद आपको नहीं समझ रहा होगा, तो हैव पेशेंस। अभी आगे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ये प्रैक्टिकली आपको पूरा दिख जाएगा, एकदम लॉजिकल वे में समझ में आ जाएगा। कंपेंसेशन टू वर्कर्स, हॉलीडे पे, ESI, PF कंट्रीब्यूशन, परक्विजिट्स, ये डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे होता है। जैसे कि हमने लेबर टॉपिक देखा, लेबर टॉपिक में हमने देखा ना PF जो वेजेस वगैरह होता है उसके बेसिस पे होता है वो सब। देखो परक्विजिट्स यहाँ पे भी है, परक्विजिट्स ऊपर भी है। तो ये कुछ नहीं है, क्वेश्चन में जैसा डेटा दिया रहेगा, क्वेश्चन में जो डेटा दिया रहेगा वो डेटा के हिसाब से रहेगा। जनरल ओवरहेड्स, हाँ, और कुछ भी नहीं दिया है तो हम लेबर आवर्स के बेसिस पे करेंगे या मशीन आवर्स के बेसिस पे कर लेंगे। ठीक है। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सब आपको समझ में आएगा। जब हम बचपन में इंग्लिश पढ़ते थे, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, तो हमें उसका मतलब नहीं पता होता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, जैसे जैसे हमने इंग्लिश लैंग्वेज सीखती गई, वैसे वैसे हमें इसका मतलब समझ में आने लग गया। तो ये बस आप अभी सुनो, आप जब हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे आपको इसको अप्लाई कैसे करना है ये ध्यान में आएगा। और ये जो टेबल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे ही क्वेश्चंस आते हैं पूरे, ये टेबल पे ही क्वेश्चंस है पूरे।
डेप्रीसिएशन, रिपेयर, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस किस पे रहेगा? कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड असेट, फिक्स्ड असेट की कैपिटल वैल्यू, कैपिटल वैल्यू मतलब फिक्स्ड असेट की कॉस्ट, ठीक है। इंटरनल ट्रांसपोर्ट, मैनेजरियल सैलरीज, पावर, स्टीम, ये किस पे रहेगा? टेक्निकल एस्टिमेट। टेक्निकल एस्टिमेट इस पे क्वेश्चन नहीं आता है और आएगा भी तो टेक्निकल एस्टिमेट मतलब कॉस्ट अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट आएगा और वो बताएगा कि कैसे अलोकेट करना है या कैसे अपोर्शन करना है। तो एग्ज़ाम में तो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट आने वाला है ही नहीं, तो एग्ज़ाम में लिखा रहेगा कि एक्सपेंसेस ऑफ इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन शैल बी अलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल एस्टिमेट्स and as per the technical estimate the expense should be divided into 2:2:3 between the departments A, B and C। ऐसा क्वेश्चन में ही दे दिया रहेगा कि टेक्निकल एस्टिमेट क्या है। लाइटिंग एक्सपेंसेस वही जो ऊपर देखा था, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स बोलो या एरिया बोलो या मीटर्ड यूनिट्स। मीटर्ड यूनिट्स मतलब हर डिपार्टमेंट में अलग अलग सब मीटर लगा दिए तो फिर विषय ही खत्म हो गया। मीटर में जिसके जितने यूनिट्स आ गए उतना बिल उसका। इलेक्ट्रिक पावर जो मशीन चलती है उसका कैसा, कितने हॉर्स पावर की मशीन है, कितने पावर की मशीन है वो हम देखेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम चार्ज करेंगे। हॉर्स पावर ऑफ मशीन्स और नंबर ऑफ मशीन आज और वैल्यू ऑफ मशीन्स और यूनिट कंज्यूम, ठीक है। मटेरियल हैंडलिंग स्टोर्स ओवरहेड, मटेरियल हैंडलिंग का कैसे होगा, कितना वेट है या कितना वॉल्यूम है, मतलब कितना बल्कि मटेरियल है, उस पर वॉल्यूम पे वेट पे उसी पे निर्भर करेगा ना। जैसे कि आप राजापेट से बडनेरा कोई मटेरियल ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो वो जो ऑटो वाला है वो कैसे रेट बोलेगा, भारी है बोलेगा। लोहा ट्रांसपोर्ट कर रहे तो बोलेगा भारी है तो फिर इसका पैसा ज़्यादा लगेगा। या वो बोलेगा बहुत फुग्गे जैसा आइटम है, जैसे कि अगर आप मुरमुरा ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो एक ऑटो में मुरमुरा कितना 50, 100, 200 किलो ही जाएगा, है ना। जहाँ 1 टन माल जा सकता था वहाँ सिर्फ 200 किलो जा रहा है, तो वॉल्यूम ज़्यादा है तो भी उसका ऑटो भर गया तो उसका भी ज़्यादा पैसा लेगा वो ट्रांसपोर्ट। तो ये क्या पे डिपेंड करता है, वेट पे और वॉल्यूम पे। ज़्यादा वेट है तो ज़्यादा रेट रहेगा, ज़्यादा खर्चा, और ज़्यादा वॉल्यूम है तो ज़्यादा खर्चा। सम अदर बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड कॉस्ट, ठीक है। ये तो हमारे अपोर्शनमेंट, अलोकेशन, एब्जॉर्प्शन का है। ये अपोर्शनमेंट का भी है, अलोकेशन का भी है, एब्जॉर्प्शन का भी है, समझ लो। अब इसके अलावा और कौन सी मेथड है, एनालिसिस और सर्वे ऑफ एग्जिस्टिंग कंडीशन, ये सब थेरोटिकल मेथड है। एबिलिटी टू पे, एफिशिएंसी और इंसेंटिव्स, देखो अभी आगे है। एनालिसिस और सर्वे ऑफ एग्जिस्टिंग कंडीशन, at times it may not be possible to determine the advantage of an item of expense without undertaking an analysis of an expenditure. For example, lighting expenses can be distributed over departments only on the basis of the number of light points fixed in each department. तो ये कुछ नहीं है, घूम फिर के ये ऊपर ही आ गया। ये वाला मेथड क्या बोलता है, एनालिसिस करो और एनालिसिस करने के बाद में जो रिजल्ट आ रहा है वैसा करो, या यूँ कहो टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल एस्टिमेट निकालो, या एनालाइज करो कि इन सब में से कौन सा मेथड सही है। ये तो हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि इस पर रेंट है तो फ्लोर के बेसिस पे, लेबर है तो डायरेक्ट वेजेस या नंबर ऑफ वर्कर के बेसिस पे। लेकिन कोई ऐसा खर्चा आ गया जो डायरेक्टली अलोकेट नहीं कर पा रहे, हम डायरेक्टली अपोर्शन नहीं कर पा रहे, तो उसका एनालिसिस करो कि ये किस में सही है। खर्चा तो हुआ है, प्रोडक्शन पे ही खर्चा है, इनडायरेक्ट है, लेकिन खर्चा तो हमारे फैक्ट्री का ही है ना। प्रोडक्ट की कॉस्ट में कहीं ना कहीं तो हमें ऐड करना ही है, तो उसको एनालाइज करो कहाँ पे सही लग रहा है वो। एबिलिटी टू पे, ये अच्छा है। इस पे अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फाइनल लेवल में एक क्वेश्चन है इसमें। एबिलिटी टू पे के बेसिस पे हम खर्चा अलोकेट करते हैं। तो ये कैसा है कि हमारे देखो 3 प्रोडक्ट है, ए, बी और सी, ठीक है, और हमारा ओवरहेड्स आया है 1 लाख। तो जो 1 लाख का अपोर्शन करना है, कोई अच्छे से रीजनेबल बेसिस पे करना चाहिए था। हमने कोई रीजनेबल बेसिस पे करना चाहिए था। जैसे कि अब फैक्ट्री है हमारा, इतना सा फैक्ट्री है हमारा, 1000 स्क्वायर फीट का हॉल है, 1000 स्क्वायर फीट का हॉल है, और ये 1000 स्क्वायर फीट का रेंट आ रहा 10,000, ठीक है। अब हम यहीं पे ए भी बना रहे हैं, यहीं पे बी भी बना रहे हैं और यहीं पे सी भी बना रहे हैं। तो ऐसा कुछ स्पेसिफिकली हम बोल नहीं सकते कि 1000 में से 300 स्क्वायर फीट ए का है, 300 बी का है और 400 सी का है। ऐसा हम कुछ बाइफर्केट नहीं कर पा रहे। जैसे कि मैंने क्या बोला, 1000 स्क्वायर फीट का फैक्ट्री है हमारा, ठीक है,
इसका 10,000 का रेंट है, इसमें हम ए बना रहे हैं, बी बना रहे हैं, सी बना रहे हैं, 3 प्रोडक्ट बना रहे हैं इसको, और जो तीनों प्रोडक्ट बना रहे हैं वो इसी फैक्ट्री में बना रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे ए बना रहे हैं, यहाँ पे बी बना रहे हैं और यहाँ पे सी बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम एक ही मशीन पे कभी ए बनाते, कभी बी बनाते, कभी सी बनाते, ठीक है। तो हम ऐसा कुछ बोलेंगे कि 300 इसका, 300 इसका, 400 इसका, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं। मतलब हम ऊपर की कोई भी एक मेथड यूज़ कर सकते हैं। वो नहीं जम रहा है तो हम कुछ एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस करके ऊपर ही जाएंगे, हम इधर ही आएंगे। तो ऐसा कुछ ना कुछ हम कर सकते हैं कि 3:3:4 के बेसिस में हम चार्ज करते हैं, हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। लेकिन एबिलिटी टू पे मेथड क्या बोलती है, अब ये इतना भी कर रहे हैं तो इसमें भी झंझट है ना, इसमें भी हमारे अकाउंटेंट का टाइम जा रहा है, मैनेजमेंट का टाइम जा रहा है, खर्चा तो हुआ है। तो दूसरा एक मेथड क्या है, हम क्या करेंगे, एबिलिटी टू पे देखेंगे। एबिलिटी टू पे देखेंगे, हम देखेंगे कि कौन से प्रोडक्ट में हमको ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा भाव में हमारा सेल हो जा रहा है या किसका सेल ज़्यादा है। जो ज़्यादा है उसको हम उस हिसाब से चार्ज कर देंगे, जिसका एबिलिटी ज़्यादा है उसको वो हिसाब से हम चार्ज कर देंगे। ईजी है, आप इसको एक बार पढ़ो, समझ में आ जाएगा और आगे न्यूमेरिकल्स में इजीली हमें समझ में आएगा। Efficiency or incentives. Under this method, the distribution of overhead is made on the basis of predetermined level of production or sales. When distribution of overhead cost is made on this basis, and if the level of production exceeds the predetermined level of production, the incidence of overhead cost gets reduced and the total cost per unit of the production or of the sales lowered. The opposite is the effect if the assumed levels are not reached. Thus, the department whose sales are increasing is able to show a greater profit and thereby is able to earn greater goodwill and appreciation of the management than it would have if have been made otherwise. देखो हम क्या कर रहे हैं, हम ओवरहेड एस्टिमेट कर रहे थे, हमारा ओवरहेड आया 1 लाख और हम एस्टिमेट करके हम एक ओवरहेड का रेट निकाल रहे थे। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमें शिवानी ने बताया था, हम एक ओवरहेड का रेट निकाल रहे थे और वो रेट के हिसाब से हम चार्ज कर रहे थे। तो हमने एस्टिमेट किया कि हमारा ओवरहेड 1 लाख होने वाला है और हमारा एस्टिमेट था कि हम 10,000 यूनिट बनाने वाले हैं। तो सीधा सीधा हमारा ओवरहेड रिकवरी रेट कितना आ गया, 1 लाख डिवाइड बाय 10,000, मतलब ₹10 पर यूनिट का हमारा खर्चा आ गया है ना। लेकिन हमने अगर 11,000 यूनिट प्रोड्यूस कर लिए तो 1 लाख डिवाइड बाय 11,000, 1 लाख डिवाइड बाय 11,000 कितना खर्चा आ रहा है, 9.90 यूनिट पर यूनिट। तो इसका मतलब क्या है, हमने ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर लिया तो हमारा ओवरहेड रिकवरी रेट कम हो गया। ओवरहेड तो हमारा उतना ही लगा लेकिन पर यूनिट कॉस्ट तो हमारी कम हो गई ना। ओवरहेड भले ही हमारा 1 लाख लगा लेकिन हमने ज़्यादा प्रोड्यूस कर लिया तो पर यूनिट कॉस्ट हमारी कम हो गई, तो हम इफ़िशिएंट हो गए ना, हम इफ़िशिएंट हो गए। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। इसी के विपरीत अगर 10,000 का हमारा एस्टिमेट था, हमने 9,000 ही यूनिट बनाए, अगर हमें 10,000 यूनिट बनाने थे और हमने सिर्फ 9,000 बनाए तो हमारा पर यूनिट कॉस्ट आ जाएंगे 11.11। तो हम इनएफिशिएंट हो गए, हम इनएफिशिएंट हो गए। तो वही बोल रहा है ये कि अगर इफ़िशिएंट है तो अच्छी बात है, इनएफिशिएंट अगर इफ़िशिएंट है गेट्स रिड्यूस एंड टोटल कॉस्ट पर यूनिट और ऑफ सेल लोअर हो जाता, ठीक है। और हमारे मैनेजमेंट को भी पता चल जाता कि यार हमारा पर यूनिट का खर्चा 10 आना था, इन्होंने सिर्फ 9 लगा है, तो ये डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है, इन्हें बोनस दो, इनकी सैलरी बढ़ाओ, है ना, ऐसा है वो। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन अलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट। Difference between allocation and apportionment. The difference between the allocation and apportionment is important to understand because the purpose of these two methods is the identification of the items of cost to cost unit or center. However, the main difference between the above two allocation और apportionment में क्या फ़र्क है? Allocation deals with the whole item of cost which are identifiable with any one department. For example, indirect wages of 3 departments are separately obtained and hence each department will be chargeable with respective amount of wages individually.
मतलब ये कैसा है, अलोकेशन किसको करते हैं हम, जो डायरेक्ट एकदम ट्रेसिएबल है ना। ये क्या बोलता है, तीन हमारे डिपार्टमेंट है, तीन डिपार्टमेंट है, और तीनों डिपार्टमेंट का हमें इनडायरेक्ट वेजेस पता है। तीनों डिपार्टमेंट का अगर हमें इनडायरेक्ट वेजेस पता है कि डिपार्टमेंट ए का कितना है, बी का कितना है, सी का कितना है, तो वो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अलोकेट कर देंगे ना, डायरेक्टली अलोकेट कर देंगे। ऑन दी अदर एंड apportionment deals with the proportion of an item of cost. The cost of the benefits of a service department will be divided between those department which has availed those benefit. और अपोर्शन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम अलोकेट कर देते हैं, जो भी डायरेक्टली ट्रेसिबल है हम डाल देते हैं, जैसे कि हमने कल पढ़ा था वो डाल देते हैं। उसके बाद जो बच जाता है वो खर्चा है तो कोई ना कोई प्रोडक्ट का या कोई ना कोई डिपार्टमेंट का, तो उसको हम रीजनेबल बेसिस पे क्या करते हैं, अपोर्शन करते हैं। क्या करते हैं, अपोर्शन। रीजनेबल बेसिस क्या है, ये है जो अभी हमने पढ़ा, यही रीजनेबल बेसिस है हमारा, ठीक है, वही है। Allocation is a direct to process of charging expenses to different cost center, whereas allocation is a direct process of charging expenses to direct cost center. डायरेक्ट मतलब जो ट्रेसिएबल है ना, डायरेक्टली अलोकेट कर, सॉरी, टू डिफरेंट कॉस्ट सेंटर। अलोकेशन इज अ डायरेक्ट मतलब ट्रेसिएबल हो गया, डायरेक्ट जैसा खर्चा है। वेयर एज अपोर्शनमेंट इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट देखो, ऐसा नहीं है कि अलोकेशन हम देखो, जो भी डायरेक्ट वाला था वो तो हो गया, उसके बाद में जो बच गया वो हमारा ओवरहेड है। मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और एक्सपेंसेस, ये तीनों मिलके हमारा ओवरहेड आ गया, ठीक है। अब ये ओवरहेड में भी कुछ ऐसा है जो डायरेक्टली अलोकेट कर सकते हैं हम, जो डायरेक्ट ट्रेसिएबल है, या जो डायरेक्ट टाइप का एक्सपेंस है वो क्या कर देंगे, अलोकेट कर देंगे। और जो इनडायरेक्ट बच जाता है, जो डायरेक्ट ट्रेस नहीं हो रहा है, उसको हम क्या करेंगे, अपोर्शन करेंगे। is a need for the identification of the appropriate portion of an expenses to be borne by the different डिपार्टमेंट बेनिफिट्स। अगेन यही मेथड यूज़ करेंगे जो हरे बॉक्स में है। तो ये हरा बॉक्स जो है वो एकदम इंपॉर्टेंट है, कैसे अपोर्शन करना है। द अलोकेशन और अपोर्शनमेंट ऑफ एन एक्सपेंस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इट्स नेचर, बट द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सपेंस एंड द कॉस्ट सेंटर डिसाइड्स दैट वेदर इट इज़ टू बी अलोकेटेड और अपोर्शनमेंट, ठीक है। अब ये नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, ये नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि हमने बोल दिया रेंट, अब आप ऐसा याद मत कर लेना कि रेंट है तो अलोकेट करना है। मतलब अभी हम कोई न्यूमेरिकल देखेंगे और उस पर देखेंगे हम कि रेंट है तो रेंट को हम अलोकेट कर रहे हैं। हमने देखा कोई न्यूमेरिकल है उसमें हम देख रहे हैं कि रेंट को हम अलोकेट कर रहे हैं, तो आपने ऐसा थंब रूल बना नहीं लेना, ऐसा रट नहीं लेना है कि जब भी रेंट आएगा उसको अलोकेट करेंगे, ठीक है। वो रेंट को कभी हम अलोकेट करेंगे और कभी हम अपोर्शन करेंगे, कभी अलोकेट करेंगे और कभी अपोर्शन करेंगे। तो सर अलोकेट कब करेंगे और अलोकेट कब करेंगे, अलोकेट कब करेंगे और अपोर्शन कब करेंगे, तो हमारे क्वेश्चन में दिया रहेगा। क्वेश्चन का डेटा अगर पढ़ के हमें सीधा सीधा समझ में आ गया कि रेंट अलोकेट हो सकता है तो अलोकेट करेंगे, अगर ऐसा लगता है कि अलोकेट नहीं हो रहा है तो अपोर्शन करेंगे। तो अलोकेट अपोर्शन, इसका फ़र्क समझा गया। अलोकेट मतलब जो डायरेक्ट वाला है, जो डायरेक्टली ट्रेस कर सक रहे हैं हम, जो किसी भी एक्टिविटी पे या कोई भी डिपार्टमेंट पे डायरेक्टली ट्रेसेबल है, वो अलोकेट करेंगे। और आखिरी में ऐसा खर्चा जो हम बता ही नहीं सक रहे कि कौन से डिपार्टमेंट का है, तो उसको हम क्या करेंगे, अपोर्शनमेंट करेंगे। क्या करेंगे सॉरी, अपोर्शन करेंगे। इसके बाद में रीअप्रोप्रिएशनिंग सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड्स ओवर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जैसे कि देखो हमारा क्या है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी, और एक है सर्विस डिपार्टमेंट, ठीक है। चिंता मत करो, इस पे क्वेश्चन है, इस पे हमारे नोट्स में क्वेश्चन है, इजी है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए क्या मैन्युफैक्चर कर रहा है, एक्स। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी क्या मैन्युफैक्चर कर रहा है, वाई। और सर्विस डिपार्टमेंट कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा है क्या, नहीं। सर्विस डिपार्टमेंट तो सर्विस दे रहा है ना। अब सर्विस डिपार्टमेंट सर्विस किसको दे रहा है, ए को और बी को। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए का हमने पूरा खर्चा निकाल लिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाई का हमने पूरा खर्चा निकाल लिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सी का हमने पूरा खर्चा निकाल लिया।
तो ये जो खर्चा आया, पिंक कलर का जो खर्चा आया वो इसका है, ब्लू कलर का जो खर्चा आया वो इसका है, और ये येलो कलर का खर्चा किसका है? येलो कलर का खर्चा किसका लग रहा है भैया आपको? येलो कलर का खर्चा भी तो इन दोनों में से ही किसी का है ना, या दोनों का है? तो इनमें बांट दो, इनमें बांट दो मतलब क्या करो, रीअप्रोप्रिएशन करो या रीअपोर्शनमेंट करो। क्या बोलेंगे? सर्विस का खर्चा जब हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चार्ज करते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रीअपोर्शनिंग, रीअपोर्शनमेंट, रीअप्रोप्रिएशन, ठीक है, रीअसाइनमेंट, रीअलोकेशन, ठीक है, रीअप्रोप्रिएशन। सर्विस का खर्चा हम प्रोडक्शन पे डाल रहे हैं। अब कैसे डालना है वो देखेंगे। ऊपर का जो टेबल देखा ना हमने, ये खर्चा था और ये उसके बेसिस थे, उसी तरह रीअपोर्शनमेंट कैसे करना है। मेंटेनेंस एंड रिपेयर का खर्चा है, टूल रूम का खर्चा है, या प्लानिंग एंड प्रोग्रेस का खर्चा है। तो कैसे करेंगे? देखो, जहाँ पे भी हमको समझ में नहीं आ रहा ना, वहाँ पे हम क्या करेंगे, लेबर आवर्स के बेसिस पे कर देंगे, लेबर आवर्स के बेसिस पे, या मशीन आवर्स के बेसिस पे, या मशीन आवर्स के बेसिस पे, या कॉस्ट के बेसिस पे, या सेल्स के बेसिस पे, ठीक है। अभी जब आप न्यूमेरिकल देखोगे ना, आपको एकदम फटाफट आने वाले। सिर्फ ये लेबर का एक बार कंसेप्ट आपको लॉजिकली क्लियर हो गया ना, तो ये सॉरी ओवरहेड्स का एक बार लॉजिक आपको क्लियर हो गया ना, तो इसके प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल्स आप एकदम फटाफट सॉल्व करोगे। तो मेंटेनेंस वगैरह का खर्चा कैसे डालेंगे? डायरेक्ट लेबर आवर्स के बेसिस पे, या मशीन आवर्स के बेसिस पे, या डायरेक्ट लेबर वेजेस मतलब ही कॉस्ट, या असेट वैल्यू इनटू आवर्स वर्क, ठीक है, समझ में आ जाएगा ये। कैंटीन का खर्चा, हॉस्पिटल का खर्चा, पर्सनल डिपार्टमेंट का खर्चा। कैंटीन जितने मुंह रहेंगे, जितने इंसान रहेंगे उतना ज़्यादा खर्चा होगा। हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतने ज़्यादा मलहम पट्टी होंगी। पर्सनल डिपार्टमेंट जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा पर्सनल का टाइम जाएगा, उनका अटेंडेंस लेने में, उनके बर्थडे सेलिब्रेट करने में, सारी चीज़ों में। तो ये गाय पे होना चाहिए, जितने इंसान है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, है ना, सिंपल है। टाइम कीपिंग कंप्यूटर सेक्शन कैसे होगा? नंबर ऑफ कार्ड्स पर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, पंच मतलब पंच कार्ड सिस्टम हमने पहले देखा था ना वो। तो टाइम कीपिंग का खर्चा, नंबर ऑफ कार्ड्स पंच। कंप्यूटर सेक्शन का खर्चा, कंप्यूटर आवर्स, किसने कितना खर्चा किया। पावर हाउस का खर्चा, एरिया के हिसाब से जो हमने ऊपर देखा। क्यूबिक कंटेंट, क्यूबिक कंटेंट मतलब वॉल्यूम, क्यूबिक कंटेंट मतलब वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक पॉइंट, वही जो सारा हमने ऊपर पढ़ा था वही थ्योरी है। पावर हाउस, इलेक्ट्रिक पावर कॉस्ट, हॉर्स पावर। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक लाइटिंग कॉस्ट और इलेक्ट्रिक पावर कॉस्ट में क्या फ़र्क है? इलेक्ट्रिक लाइटिंग कॉस्ट मतलब ये है जो हमारा ट्यूब लाइट का आता है, फैन का आता है, या ऑफिस की एसी का आता है, या ऑफिस बिल्डिंग का जो इलेक्ट्रिक का खर्चा है वो। लेकिन ये इलेक्ट्रिक पावर कॉस्ट म्हणजे जैसे फैक्ट्रीज का लाखों में बिल आता है, तो जो मशीन्स होती है ना, मशीन्स का खर्चा है ये, मशीन्स का खर्चा है। तो मशीन्स की पावर देखते हैं हम कैसे? HP, हॉर्स पावर के ज़रिए देखते हैं कितने किलो वैट का है मशीन, है ना, उस हिसाब से हॉर्स पावर इंटू मशीन आवर्स। जैसे कि 10, मेरे पास 2-3 मशीन है, A, B और C। A मशीन है 10 हॉर्स पावर की, B मशीन है 20 हॉर्स पावर की, और C मशीन है 50 हॉर्स पावर की। 50 और 20 70 और 10 80, मेरा 8 लाख का इलेक्ट्रिक का बिल आया। तो बोलो 8 लाख का बिल है तो कैसा करूँ? 1 लाख, 2 लाख और 5 लाख ऐसा कर दूँ क्या? 1 लाख, 2 लाख और 5 लाख ऐसा कर दूँ क्या? हॉर्स पावर बताया मैंने ये सही रहेगा क्या? 8 लाख का मेरा टोटल खर्चा है, इनके हॉर्स पावर देख के कर देता हूँ, सही है क्या? अगर डेटा में सिर्फ इतना ही दिया है हॉर्स पावर तो फिर सही है, लेकिन हमें डेटा में दिया है मशीन आवर्स कितने घंटे काम किया। ये मशीन ने महीने में 200 घंटे काम किया, ये मशीन ने 300 घंटे काम किया, और ये मशीन ने सिर्फ 10 घंटे काम किया। तो फिर ये मशीन ने सिर्फ 10 घंटे काम किया तो 5 लाख डाल दूँ क्या उसमें? नहीं। फिर हम क्या करेंगे? हॉर्स पावर इंटू मशीन आवर्स, 10 इंटू 200, 2000, इसका आ रहा है 2000, इसका आ रहा है 3 2 6,000, और इसका आ रहा है 500। तो भले इसकी हॉर्स पावर सबसे ज़्यादा हो,
लेकिन मशीन तो हमने चलाई सिर्फ 10 घंटे, तो सबसे कम खर्चा इस पे जाएगा, है ना, रीजनेबल बेसिस। स्टोर्स डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ रिक्विजिशन। स्टोर्स डिपार्टमेंट हमने देखा था ना, उसका काम क्या है, माल कितना आ रहा है उसको सिक्योर करके सेफ्टी में रखना है, और जब जब जो डिपार्टमेंट या जब जब जो व्यक्ति माल मांगता है उन्हें देना है। तो कितने लोग, जो व्यक्ति जो बार बार माल मांग रहा है तो उसको ज़्यादा खर्चा जाना चाहिए, या जिसका माल वजन में ज़्यादा है या वॉल्यूम में ज़्यादा है उसका। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का खर्चा, क्रेन आर, क्रेन मतलब क्या होती है, वो जो मशीन होती है ना जिस पे ऐसा हुक होता है, वो हुक के ज़रिए वो माल उठाती है ना, उस इसको बोलते हैं हम क्रेन। टिंग 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 टिंग, इसको हम बोलते हैं क्रेन, ठीक है। तो कितने घंटे क्रेन ने काम की, ट्रक कितना घंटे चला, टनेज हैंडल, सारी नॉर्मल बात है। फायर प्रोटेक्शन, जितनी महंगी असेट उतना ज़्यादा उस पर डाल दो। इंस्पेक्शन, जितने घंटे इंस्पेक्शन किए वो हिसाब से चार्ज कर दो। जैसे कि इंस्पेक्शन का खर्चा आया 1 लाख, ठीक है, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट ने 100 आवर्स का काम किया था, 100 आवर्स का इंस्पेक्शन चला था, 100 आवर्स इंस्पेक्ट करने का खर्चा आया 1 लाख। तो 100 आवर्स किस पे कितना इंस्पेक्शन हुआ, ए बी और सी, ए पे 50 हुआ, इस पे 30 हुआ, इस पे 20 हुआ, तो 50:30:20 में बांट देंगे, सिंपल है एकदम। Repairs included in repair shop cost, building maintenance cost included in maintenance shop cost should be apportioned on the basis of capital values. Economy, practicability, equitability and reliability are the matters of consideration for selection of base. देखो क्वेश्चन देखने के बाद हमें पता ही चल जाएगा कि कैसे करना है। ये फैक्टर्स देखने, इकोनॉमी, प्रैक्टिकेबिलिटी, इक्विटेबिलिटी, रिलायबिलिटी। मतलब हमने ये पढ़ लिया तो इसका मतलब ऐसा नहीं है जैसे कि हमने पढ़ा कि जो लाइट का खर्चा है वो लाइट पॉइंट्स को देख के हम चार्ज करेंगे, हमने ऐसा पढ़ा अभी। अब फैक्ट्री में अगर बहुत बड़ा फैक्ट्री है और 1 लाख लाइट है, तो क्या हम 1 लाख लाइट गिनते बैठेंगे, या कहाँ पे कितने लाइट्स लगे हैं, कहाँ पे कितने लाइट्स लगे हम गिनते बैठेंगे क्या? फिर वो लाइट्स के हिसाब से, जैसे कि नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स बोला है, लाइटिंग का एक्सपेंस, और फैक्ट्री बहुत बड़ा है हमारा, तो 1 लाख लाइट लगे, तो हम पहले गिनेंगे कि हमारे फैक्ट्री में 1 लाख लाइट लगे है, उसमें से 10,000 प्रोडक्शन में है, 13,000 सर्विस में है, 25,000 प्रोडक्शन बी में है, 6,000 HR डिपार्टमेंट में। ऐसा गिनते बैठेंगे क्या? नहीं। तो ये फिजिबल है क्या? एक आदमी तो गिनने में ही लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इकोनॉमिकली देखेंगे या कोई रीजनेबल बेसिस पे हम चार्ज करेंगे। हाँ, ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं हो जाने को ना कि रोग से महंगा इलाज, बीमारी से महंगा इलाज नहीं हो जाने को होना, बीमारी से महंगा इलाज नहीं होने को होना, ठीक है। मतलब हमारा मान लो एक वाटर टैंक है, इसमें हम रखते हैं कुछ अच्छा, इसमें मान लो हम पानी रख रहे हैं या इसमें हम कोई महंगा लिक्विड लग रहा है, वो लिक्विड एक एक थेम गिर रहा है, एक एक थेम गिर रहा है, एक एक थेम गिर रहा है। दिन में 200 ml लिक्विड गिर रहा है, 200 ml की कीमत समझ लो 200 रुपये है, तो रोज़ का 200 रुपये हमारा नुकसान हो रहा है। तो ये 200 रुपये के नुकसान को बचाने के लिए हमें क्या करना है, ये गड्ढा बूझाना है। यानी गड्ढा बूझता नहीं तो हमें क्या करना है, नई मशीन, नया टैंक लाना है। लेकिन नया टैंक कहाँ है, छत पे इंस्टॉल किया हुआ है, मशीन वगैरह चिपकी हुई है। तो ये जब नया टैंक, ये टैंक निकाल के नया टैंक लगाएंगे तो ये मशीन भी थोड़ा सा हिलेगा डोलेगा, छत में क्रैक वगैरह आएंगी। तो इसमें हमारा वो समझो बहुत बड़ा खर्चा आ रहा है, 2 लाख का खर्चा आ रहा है। तो क्या हम 2 लाख का खर्चा कर देंगे या नहीं? मतलब 10-20 रुपये, 200 रुपये के नुकसान के लिए हम बड़ा खर्चा थोड़ी कर देंगे। तो इकोनॉमी देखेंगे हम पहले, इकोनॉमिकली वायबल होना चाहिए, प्रैक्टिकली होना चाहिए, गिनते आना चाहिए। 1 लाख लाइट गिनते बैठोगे क्या? नहीं। तो यही सारी बात है, ठीक है। जनरलाइज एकदम कॉमन सेंस वाला है। जिसके भी पास कॉमन सेंस है, जिसके पास भी कॉमन सेंस है, जिसको धंधे की थोड़ा नॉलेज है या जिसको थोड़ा मैथमेटिक्स आता, उसको ये वाला टॉपिक एकदम ईजी है। आगे क्वेश्चन आंसर्स में उसको डिफ़िकल्टी नहीं जाएंगी। जिसके पास थोड़ा भी कॉमन सेंस है, जिसको थोड़ा भी मैथमेटिक्स आता है, मैथमेटिक्स का कौन सा रेशियो, प्रपोर्शन, अलोकेशन वाला पार्ट जिसको भी आता है, और जिसका भी ब्रेन थोड़ा काम करता है, मतलब जिसे पता है कि लॉजिक्स जिसको क्लियर है, धंधे के लॉजिक्स जिसको क्लियर है कॉस्ट के, उसको ये टॉपिक बहुत ईजी जाएगा।
मेथड्स ऑफ रीअपोर्शनमेंट, तो ये 3 मेथड है। एक डायरेक्ट रिडिस्ट्रीब्यूशन मेथड, इसमें ये क्या पढ़ रहे हैं हम, ये जो ये पढ़ा ना अम्मी हमने ये जो पढ़ा ना, ये जो रीअपोर्शनमेंट कर रहे हैं इसकी मेथड्स, तो इसकी 3 मेथड्स बताइए उन्होंने, इसकी 3 मेथड्स बताई है। पहली है डायरेक्ट रिडिस्ट्रीब्यूशन मेथड, दूसरी है स्टेप मेथड और तीसरी है रेसिप्रोकल। ये वाली मेथड थोड़ी टफ है और एग्ज़ाम में आती है, ठीक है, एग्ज़ाम में ये भी आती है लेकिन ये एकदम इजी है। रेसिप्रोकल वाली थोड़ी टफ है, इसमें हमको एक्स लेके काम करना पड़ता है। तो डायरेक्ट रिडिस्ट्रीब्यूशन मतलब हम क्या करेंगे, ये जो खर्चा आया ये डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कोई भी एक बेसिस पे, ठीक है। अभी सिर्फ नाम दिया है, जब हम सॉल्व करेंगे तब समझेगा। स्टेप मेथड और नॉन रेसिप्रोकल मेथड, तो ये भी एक मेथड है, आगे समझ में आएगी। और फिर एक है रेसिप्रोकल मेथड, जिसमें आएगा हमारा एक्स साइमल्टेनियस इक्वेशन, या आएगा ट्रायल एंड एरर, तो यह आएगा रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो जिसका मैथ्स स्ट्रांग है उसने साइमल्टेनियस से कर लेना, या जिसका मैथ्स थोड़ा कमज़ोर है तो उसने ये या ये कर लेना। कोई भी मेथड कर लो, कुछ फ़र्क नहीं गिरता है। क्वेश्चन में जनरली मेथड दी नहीं रहती है, तो जिसको जो मेथड कंफर्टेबल रहेंगी उसने वो मेथड से कर लेना, ठीक है। तो थेरी दी नहीं है, सिर्फ ये डायरेक्ट रिडिस्ट्रीब्यूशन का दिया है कि सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट अंडर दिस मेथड आर अपोर्शन ओवर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ओनली, इग्नोरिंग द सर्विस रेंडर्ड बाय वन सर्विस डिपार्टमेंट टू अदर। तो इसमें भी क्या है, देखो आगे क्या हो सकता है, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 है ए बी, सर्विस डिपार्टमेंट 2 है, सर्विस डिपार्टमेंट सी, सर्विस डिपार्टमेंट डी। तो ये डायरेक्ट वाला मेथड क्या बोलता है, सी का इन दोनों में डाल दो और उसी तरह डी का भी इन दोनों में डाल दो, सीधा सीधा डायरेक्ट। लेकिन हालांकि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सर्विस डिपार्टमेंट डी ने कुछ सर्विसेज सी को भी दी होंगी, सर्विस डिपार्टमेंट डी ने कुछ सर्विसेज सी को भी दी होंगी, तो जो डी का जो भी खर्चा आ रहा है वो ए बी और सी तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, है ना, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये पहला मेथड बोलता है कि डायरेक्ट प्रोडक्शन में डाल दो, क्योंकि होना क्या है कि डी ने अगर कुछ सी को दिया भी तो वो पैसा आएगा यहाँ पे आया, मतलब इसमें ऐड हो गया, इसमें ऐड हो गया, फिर वापस यहाँ जा ही रहा है वो, तो डी से सी में आएगा और सी से ए और बी में जाएगा। उससे अच्छा है कि डायरेक्ट ए और बी में डाल दो। तो ये डायरेक्ट रिडिस्ट्रीब्यूशन मेथड है। तो ये था ऑल अबाउट ओवरहेड्स। घबराने का नहीं, जब ये हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। एंड डोंट वरी, आपका पोर्शन 100% हो जाएगा। एंड मार्क माय वर्ड्स, आप सबसे ज़्यादा मार्क्स कॉस्टिंग में ही लाओगे, सबसे ज़्यादा मार्क्स आपके कॉस्टिंग में ही आएंगे, सबसे ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस कॉस्टिंग की ही होने वाली है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग कॉस्टिंग ही है। अभी काफ़ी दिन से एक्चुअली बैच का टाइम प्रॉपर हो नहीं पा रहा था, मेरी भी गलती थी, मैं माफ़ी मांगता हूँ उसके लिए। लेकिन आई प्रॉमिस कि आपका सिलेबस 100% हो जाएगा और आगे का जो सिलेबस है वो फटाफट होने वाला है, एकदम ईजी है। मैं कॉस्टिंग सब्जेक्ट में 100% श्योर हूँ, एकदम गारंटीड है मेरा, इसलिए मैं कॉस्टिंग का इतना टेंशन लेता नहीं हूँ। मतलब आप कहो तो मैं 10 दिन में पूरा कॉस्टिंग आपको कंप्लीट कर सकता हूँ डेडिकेटेड। अगर हमने 6-7-5-6 घंटे बैच ले लिए या 5-6 घंटे आपका भी टाइम मिल गया, मेरा भी टाइम मिल गया, तो हम 10 दिन में भी कॉस्टिंग कंप्लीट कर सकते हैं। इसलिए मैं कॉस्टिंग का इतना लोड नहीं ले रहा था। लेकिन अब एक काम करते हैं, कॉस्टिंग कंप्लीट कर ही देते हैं। अराउंड 8 to 10 अगस्त तक के हम कॉस्टिंग कोई भी हालत में कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि फटाफट कंप्लीट करना है, लॉजिकली आएंगे, एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, अच्छे से जाएंगे, अच्छे से हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ये वीडियो मैं अभी पोस्ट कर रहा हूँ, दोपहर के अभी बज रहे हैं 3 और रात में 12-1 बजे और 2 से 3 घंटे का लेक्चर मैं पोस्ट कर दूँगा। मतलब संडे तक के आपका ये वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, बाय।